अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेक्सला के जाने पहचाने जर्नलिस्ट कैसर अवान। आज हम देखते हैं दुनिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के हवाले से, यमन के हवाले से, कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए बहैसियत मुसलमान और हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो चलते हैं कैसर साहब से पूछते हैं कि सबसे पहले तो कुछ हमें फ़लस्तीन की मौजूदा हालात के हवाले से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया जुल्फ़िकार खान, आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। असल में जुल्फ़िकार खान, ये जो है जरहियत की जंग है, ये दुनिया पे कब्ज़े की जंग है। इसमें पहले तो फ़लस्तीनियों को एक जानवर की तरह दिखाया जाता था कि फ़लस्तीनी बड़े जा रहे हैं और ये हमला करते हैं जी इसराइल पे। अब अवाम जो है वो सारी समझ गई है, असल में गेम समझ गई है। ये जो यूरोपियन मीडिया ये प्रोटेक्ट करता था इसराइल को, अमेरिकन मीडिया भी इसके साथ था। अब लोगों को पता चल गया है कि फ़लस्तीनी असल में जानवर नहीं है, असल में इसराइली जानवर है। और बाकी जो जंग है ये मदनियात की जंग है। जहाँ जहाँ आप देखें इराक़ में इन्होंने वहाँ पे हमला किया, वो असल में इन्होंने कहा था कि यहाँ जी इराक़ ने बड़े वो मुज़र सेहत या कुछ केमिकल हथियार बनाए हुए हैं, तो ये दुनिया तबाह कर सकता है। तो असल में मामला था तेल का, तेल के लिए जंग थी। और देख लें अफ़गानिस्तान में बेपनाह मदनियात का ज़ख़ीरा है। अभी देखें चाइना वहाँ आ गया, चाइना वहाँ से तेल भी निकाल रहा है और वहाँ से इसके अलावा लिथियम वगैरह जो आप जानते हैं बड़ी एक कीमती धात है, वो भी निकाल रहा है। तो इसी के लिए अमेरिका यहाँ आया था और यूरोपियन उसका इसीलिए साथ दे रहे थे। असल में इनको मदनियात चाहिए थी। इसके अलावा यमन अगर चले जाएं तो यमन तो बेसिकली उस मारा जा रहा है फ़लस्तीन का साथ देके। यमन एक हब है, वहाँ से दो रास्ते जुदा होते हैं, एक मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है और एक अफ्रीका की तरफ से घूम के आगे यूरोप को और अमेरिका वगैरह की तरफ रास्ता चला जाता है। तो इसने साथ दिया जब फ़लस्तीन का, स्पेशली गज़ा का, तो उसने वहाँ से रास्ता रोका। तो ये तो बाई चांस आ गया है, हालांकि यूरोपियन को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई बला हमारे साथ चिमट जाएगी। ये बला के तौर पर ज़रूर हुआ है यमन का। इसके अलावा यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन असल में यूक्रेन को देखा जाए तो बात फिर वहीं आती है कि सारी मदनियात की जंग है। यूक्रेन दुनिया का ज़रखेज़ तरीन इलाका है। दुनिया पर जितने भी ज़रखेज़ इलाके ना, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रखेज़ है तो वो यूक्रेन की सरज़मीन है। इसीलिए वहाँ पे ये कब्ज़े हो रहे थे और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और वहाँ बैठ के ना यूक्रेन से, वहाँ से रशिया को तंग करना मकसूद था। रशिया को तंग करके उसको डिस्टर्ब करके उसको तरक्की ना करने दी जाए, ये मकसूद था। तो इसके अलावा जब रशिया को तंग किया जाता, वो तरक्की ना कर पाता, तो ये चाइना को भी तकलीफ़ होनी थी, क्योंकि चाइना और रशिया तकरीबन एक पॉलिसी पे चल रहे हैं। तो उधर आप चले जाएं साउथ चाइना सी की तरफ, तो उधर भी यही चल रहा है, चाइना को तंग किया जाए, तरक्की ना करने दी जाए, हम सुपर पावर की कुर्सी पे बैठे रहें, विराजमान रहें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें सारा ये देखें जितनी भी कंपनीज़ हैं वो असला बेच रही हैं, जंगें नई नई छेड़ते हैं, ये नए नए बहाने बनाते हैं और इससे जंगें छेड़ते हैं। और देखें ये इन जंगों से पैसा कौन बनाता है? पैसा वही बनाते हैं जिनके लिए आप लोग कैंपेन चलाते हैं जी इनका बाइकाट किया जाए। तो मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ से बाइकाट करें। अमेरिका जो है वो असल में इसराइल का प्रमोटर है और आप जब तक अमेरिका का बाइकाट नहीं करते, मुझे ऐसी आती है सुन के, आप इसराइल को कैसे बाइकाट करेंगे आप जी? इसमें ये चीज़ वाज़ेह है, आलमी दुनिया भी इस चीज़ का इदराक तकरीबन कर चुकी है और हमें भी इस चीज़ का बड़ा इदराक है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो माशी और जो कुदरती वसाइल हैं
उन पे काबज़ होने की है और अपने आप को जिस तरह वो कहते हैं बकौल उनके कि हम एक ऐसी क़ुव्वत हैं कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेशक तो ये कुदरती वसाइल पे कब्ज़े की जंग है जिसमें ज़्यादातर निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। तो इसके लिए ये है कि हमें इस चीज़ का कब इदराक होगा कि हम दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं, दूसरों की जंग अपने सर पे मुसल्लत करके बैठे हैं और अपने ही अफराद को दूसरों के हाथों मरवा रहे हैं। क्या कोई इम्कान है कि हम इस शऊर के साथ सामने उठें कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करना है, अपने ममालिक को प्रोटेक्ट करना है? तो कुछ ऐसे चांस नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत ही एक जुज़ जो है ना उसका इसी सवाल का जवाब है। उसमें एक जुज़ है इस सवाल का जो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही उसमें सारी चीज़ छुपी हुई है। असल में देखें, ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सारी दुनिया पर कब्ज़े की और ये मदनियात पर कब्ज़े की जंग है। असल में अब देखें गज़ा पर मामला क्या है। गज़ा एक तो बहुत ही उसकी ऐसी तारीख़ आप देख लें जहाँ गज़ा फ़लस्तीन पर यानी जिसका कब्ज़ा हुआ है उसने दुनिया पर राज किया है। ये आप देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब फ़लस्तीन फ़तह किया था, आपको याद होगा कि बग़ैर लड़े फ़तह हो गया था। फिर दुनिया पे किसकी हुकूमत आई? मुसलमानों की हुकूमत आई। आप देख लें, जब से ये लोग वहाँ इसराइल बना के बैठे हैं तो तब से दुनिया पे कौन हुकूमत कर रहा है? यही कर रहे हैं जो अभी काबिज हो रहे हैं हर जगह पे। तो अभी भी ये जो असल में जंग है ना फ़लस्तीन की, ये आप याद रखें कि ये भी इसी तनाज़ुर में है कि अगर किबला अव्वल हाथ आ जाए, ये सरज़मीन हाथ आए, जो बाकी दुनिया भी हमारे हाथ आ जाएगी। और फिर इसके बाद ये है कि गज़ा का ख़ुसूसी जो एरिया है ना, गज़ा के इलाकों में बेइंतहा गैस और तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये असली जंग है। और इसराइल ये चाह रहा है कि अगर मैं ये चीज़ें काबू में कर लूँ तो मैं यूरोप को सप्लाई करूँ, आगे जहाँ की ज़रूरत है वहाँ सप्लाई करूँ, और ये जो गज़ा की पोर्ट है ये भी मेरे हाथ आ जाए। इनमें आप गिनती में रख लें इंडिया, इसराइल और यूरोप समेत अमेरिका। ये चाहते कि हम एक ऐसा तकौन बना लें इन ममालिक की कि इन ममालिक के दरमियान में जो भी आए ना वो हमारे मासरे में रहे। बिल्कुल, ये एक मासरा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए गज़ा को तबाह किया जाए। गज़ा कोई चीज़ नहीं है, बेसिकली कितना बड़ा टुकड़ा है जी, ये तकरीबन जी 40 किलोमीटर लंबा है और लगभग मेरा ख्याल है कोई 12-13 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है इस चीज़, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर कब्ज़ा करें, या कोई वहाँ ऐसी मखलूक नहीं है कि जो इसराइल को बड़ा नुकसान देती है। असल में मामला यही है कि वो वहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर हैं जिसकी वजह से ये जंग हो रही है। और ये अपने सर्वाइवल के लिए ये ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर तो गज़ा फ़लस्तीन जीत जाता है तो ये जहन में रखें कि आगे जो कुर्सी है सुपर पावर की, उस पर अमेरिका अब नहीं बैठ सकता, ना इसराइल बैठ सकता है। अब चाइना का नंबर आ रहा है और चाइना और रूस का इत्तेहाद है और कुछ मज़ीद ममालिक भी इनके साथ शामिल हैं। तो मैं आगे अगर ये जंग यूक्रेन में भी यही है, अगर रशिया जीत गया तो फिर भी चाइना देख लें सुपर पावर की कुर्सी पे बैठेगा। अब मैं नहीं देखता कि अमेरिका कोई मज़ीद ज़्यादा देर मुस्तकबिल है, ये अब इसका सूरज गुरूब हो रहा है आस्ता आस्ता। देखने में ये आ रहा है कि जहाँ भी कोई जंग लड़ी जाती है उसके पीछे उस साजिश में अमेरिका का हाथ होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वक्त चल रहा है इसमें अमेरिका अपनी बका की जंग के लिए दुनिया पे जंग को मुसल्लत करना ज़रूरी समझ रहा है? जी जी, ये अमेरिका समझता है या नहीं समझता, अलबत्ता इसराइल ज़रूर समझता है। ये इसराइल की ज़रूरत है। आप देख लें, इसराइल ने मार खा रहा है वो सिर्फ हमास से, और वो ख्वाहिशमंद है दुनिया भर में जंग छेड़ने का। मुझे ये बताएं कि रास्ता रोका हुआ है अगर यमन में इसराइल का, तो इसराइल यमन पे जाके हमला क्यों नहीं करता? अमेरिका को क्यों वाजे दे रहा है?
तो यही बात है कि अमेरिका जो है वो असल में प्रमोटर है इसराइल का, और इसराइल जंग छेड़ना चाहता है अपने सर्वाइवल के लिए, कि जंग को इतना बढ़ा दें कि ये सारे आपस में बिजी हो जाएं, तो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल ना रहे, ये एक दूसरे को मदद भी ना दे सकें और मैं जीत जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब जो दो चार ममालिक हैं मुसलमानों के, वो आपस में एक दूसरे को मदद दे रहे, और उनके साथ चाइना और रशिया का मेरे ख्याल से पूरा पूरा हाथ है, बल्कि यकीनन हाथ है। इसीलिए इतनी लंबी जंग चल रही है, और इसीलिए रशिया को कोशिश की जा रही है कि रशिया जंग हारे, लेकिन रशिया यूक्रेन में जंग हारने के प्रासित नहीं है, बल्कि वो उल्टा जीत रहा है। अनकरीब ही वो मेरा ख्याल विक्ट्री का ऐलान कर देगा यूक्रेन में। अच्छा, कैसे सब ये चीज़ है कि कहा यह जाता था कि इसराइल को बनाने में अमेरिका का किरदार है, और इसराइल जो है अमेरिका का बगल बच्चा है जी। लेकिन जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं वो बजाय बगल बच्चा के वो तो अमेरिका का बाप नज़र आ रहा है। मैशत पे, अमेरिकी मैशत पे इस वक्त इसराइल का कब्ज़ा है। इसी तरह उसकी पॉलिसियों पे जितना भी प्रेशर है वो इसराइल के है। इसराइल की मर्ज़ी के बगैर उसकी कोई पॉलिसी नहीं बन रही, ना आगे चल रही है। तो मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि अगर थोड़ा सा वक्त और गुजर जाता है और अमेरिका को थोड़ा सा पावर में रहने का टाइम मिल जाता है, तो क्या ये इसराइल अमेरिका को अपने कब्ज़े में नहीं ले लेगा? सर, एक बात हमें समझनी होगी कि ये इसराइली आए कहाँ से। ये मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठे करके ये यहाँ, ये कोई एक कौम नहीं है बेसिकली। कोई रशिया से हैं, कोई ईरान से हैं, कोई अमेरिका से हैं, कोई कनाडा से हैं। तो ये अमेरिका ने यहाँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए छोड़े। ये मत भूलें कि अमेरिका ही इसराइल है और इसराइल ही अमेरिका है। ये हमारी खुशफहमी है या गलती है समझना कि ये इलादा हैं। आप देख लें कि अगर ये इलादा हैं तो अमेरिका को इतने बड़े कत्लेआम पर, मुसलमानों का जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है उस पर अमेरिका को चाहिए था ना कि उसको रोके। लेकिन देख लें कि जंगबंदी का नाम आता है तो वीटो पावर इस्तेमाल करने वाला कौन है? वो अमेरिका ही है। तो असल में इसराइल के जो काम है उनका बेनिफिशरी अमेरिका है, और अमेरिका जो कुछ करता है वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए करता है। इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि अमेरिका और इसराइल इलादा है। मेरे ख्याल से ये एक सिक्के के दो रूह हैं। आज का हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम आपको ज़्यादा एंगेज नहीं करना चाहते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अटैच रहिए हमारे इन चैनल के साथ और इन फेसबुक पेज के साथ, और देखते रहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मुल्की हालात और मुल्की सियासी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है उस पर मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान को। कैसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया।